बीकॉम पार्ट थर्ड। सब्जेक्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पेपर सेकंड, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम का महत्वपूर्ण टॉपिक है मुद्रा परिमाण सिद्धांत, कैम्ब्रिज। यहाँ पर हम लोग फिशर और कैम्ब्रिज समीकरण की तुलना करेंगे। मुद्रा की मांग का निर्धारण संबंधी अंतर। फिशर ने अपने समीकरण में मुद्रा के विनिमय माध्यम के कार्य को अधिक महत्व दिया है, अर्थात मुद्रा की मांग उन सभी वस्तुओं और सेवाओं से निर्धारित होती है जिनका क्रय विक्रय बाजार में किया जाता है, जबकि कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की मांग निर्धारण के लिए मुद्रा संचय के कार्य पर बल दिया है, अर्थात वह है धन जो राष्ट्रीय आय के एक निश्चित अनुपात को भविष्य में खरीदने के लिए लोग अपने पास संग्रह करके रखते हैं, वह मुद्रा की मांग है। इसे हम अन्य शब्दों में इस प्रकार समझा सकते हैं कि फिशर ने मुद्रा को चलने वाली मनी ऑन विंग्स माना है, जबकि कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने इसे बैठी हुई मुद्रा मनी सिटिंग माना है। दोनों में तुलना का दूसरा बिंदु है, फिशर के सिद्धांत में मुद्रा को चलायमान माना है, कैम्ब्रिज समीकरण में मुद्रा को स्तर आइडल बैलेंस या मूल्य संचय स्टोर ऑफ वैल्यू माना है। इसलिए फिशर ने अपने समीकरण में चलन गति वेलोसिटी ऑफ मनी v पर अधिक बल दिया है, जबकि कैम्ब्रिज समीकरण में k को अधिक महत्वपूर्ण माना है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि v बिल्कुल विपरीत होता है k की तुलना में, क्योंकि v में मुद्रा चलती है जबकि k में मुद्रा स्थिर रहती है। दोनों की तुलना का तीसरा बिंदु है, फिशर का सिद्धांत एक दीर्घकालीन सिद्धांत है, वह मुद्रा का मूल्य एक निश्चित अवधि में बदलाता है, जबकि कैम्ब्रिज समीकरण एक निश्चित समय पर मुद्रा के मूल्य को बदलाता है। इस प्रकार कैम्ब्रिज समीकरण अल्पकालीन समीकरण है, जबकि फिशर का सिद्धांत दीर्घकालीन है। जब मुद्रा का मूल्य एक लंबे समय के लिए निर्धारित किया जाता है तो उसमें चलन गति का विशेष महत्व रहता है, क्योंकि लंबी अवधि में उसका उपभोग अनेक प्रकार से किया जा सकता है, परंतु एक निश्चित क्षण पर मुद्रा केवल कुछ वस्तुओं और सेवाओं का प्रतिनिधित्व करती है। यही कारण है कि फिशर ने अपने समीकरण में v को अधिक महत्व दिया है, जबकि कैम्ब्रिज ने k को। दोनों की तुलना का चौथा बिंदु है, यद्यपि दोनों ही विचारधाराओं में मुद्रा के मूल्य निर्धारण सिद्धांत के लिए मांग और पूर्ति को ही आधार माना है, परंतु फिशर ने पूर्ति को अधिक महत्वपूर्ण माना है, जबकि कैम्ब्रिज समीकरण में मुद्रा की मांग को अधिक महत्व दिया है। अब हम लोग ये चर्चा करेंगे कि इन दोनों विचारधाराओं में कौन सी विचारधारा श्रेष्ठ है। यद्यपि फिशर का सिद्धांत अधिक माना जाता है, परंतु फिर भी कैम्ब्रिज सिद्धांत फिशर के सिद्धांत से अनेक तत्वों के आधार पर श्रेष्ठ माना जाता है। पहला है, फिशर का सिद्धांत इस बात का स्पष्टीकरण नहीं करता है कि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होने से कीमत स्तर में कैसे परिवर्तन होता है, परंतु कैम्ब्रिज समीकरण इस तथ्य का स्पष्टीकरण करता है कि मूल्यों में परिवर्तन आ सकता है यदि लोगों के द्वारा नगद राशि रखने की इच्छा में परिवर्तन हो जाता है। इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन हो। मुद्रा की मात्रा स्थिर रहने पर भी नगद राशि रखने की इच्छा में परिवर्तन भी मुद्रा मूल्यों में परिवर्तन का कारण बन सकता है। दूसरा बिंदु है, कैम्ब्रिज समीकरण में मुद्रा की मांग और पूर्ति दोनों पक्षों की व्याख्या की गई है और इस प्रकार से मौद्रिक सिद्धांत को सामान्य मांग और पूर्ति के सिद्धांत से समन्वित किया गया है, परंतु फिशर के सिद्धांत में केवल एक ही पक्ष अर्थात मुद्रा की पूर्ति को अधिक महत्व दिया गया है। तीसरा बिंदु है, कैम्ब्रिज समीकरण में व्यक्तिनिष्ठ तत्वों तथा मानवीय उद्देश्यों को अधिक महत्व दिया गया है, जो प्रत्येक आर्थिक क्रिया के आधार होते हैं। यही उद्देश्य बताते हैं कि मुद्रा का मूल्य कैसे निर्धारित
होता है। विचारधारा की श्रेष्ठता में चौथा बिंदु है, फिशर की व्याख्या केवल दीर्घकालीन परिवर्तन से संबंधित है, परंतु कैम्ब्रिज समीकरण अल्पकालीन परिवर्तनों की भी व्याख्या करता है, जिसका महत्व अधिक है। फिशर की व्याख्या समस्त लेन देनों पर आधारित है, जबकि कैम्ब्रिज समीकरण वास्तविक आय से संबंधित है। राष्ट्रीय आय पर ध्यान दिए बिना मूल्य स्तर की समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है। छठा बिंदु है, फिशर के समीकरण में V एवं T था व्यापारिक सौदे मालूम किया जाना एक कठिन कार्य है, जबकि कैम्ब्रिज समीकरण में K की माप करना सरल होता है। यहाँ K राष्ट्रीय आय है। फिशर का अगला बिंदु यह बताया गया है कि फिशर का समीकरण अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है, परंतु कैम्ब्रिज समीकरण में ऐसी अवास्तविक मान्यताएं नहीं मिलती है। इन्हीं तत्वों के आधार पर कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों की विचारधारा को श्रेष्ठ माना जाता है, परंतु मुद्रा के मूल्य से संबंधित यह समीकरण जो मुद्रा के परिमाण क्वांटिटी से संबंधित है, 1930 की आर्थिक मंदी में अनुपयुक्त सिद्ध हुआ है। इसीलिए इस विचारधारा की मुद्रा का मूल्य उसकी मांग और पूर्ति संबंधित है का महत्व कम हो गया है। इन सभी समीकरणों की आलोचना की गई है जो आगे लिखी हुई है। पहला है, प्रत्येक देश में एक प्रकार के मूल्य स्तर न होकर कई प्रकार के मूल्य स्तर होते हैं, जिनका आपसी संबंध रहता है, परंतु इनका महत्व अलग अलग होता है। परंतु फिशर और कैम्ब्रिज समीकरण केवल एक ही प्रकार के मूल्यों की व्याख्या करते हैं, इसलिए यह सिद्धांत वास्तविक स्थिति को समझाने में असमर्थ है। दूसरी आलोचना यह है कि ये समीकरण केवल मुद्रा के द्वारा वस्तुओं के ऊपरी मूल्यों को निर्धारित करने में सहायक हो सकते हैं, परंतु ये नहीं बतलाते हैं कि वस्तुओं के मूल्य निर्धारण में वास्तविक साधन कौन से हैं। तीसरी आलोचना है, इन समीकरणों में ऐसे तत्व छोड़ दिए गए हैं जो अमौद्रिक है, परंतु उनका मूल्य निर्धारण में विशेष महत्व है।